हेलो एवरीवन, मैं रोहित राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बातें करेंगे मूल कंसेप्ट के बारे में। मैं आपको फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, उसमें कुछ टॉपिक मैं आपको बताया था। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा मूल कंसेप्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट है मैं उसको इसमें बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग वन बाय वन और भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक मास हो गया, एटॉमिक मास यूनिट हो गया, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ठीक है, आपको मोलिकुलर मास हो गया। इन सभी के बारे में हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं किसके बारे में, मूल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मूल कंसेप्ट आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होगी, ठीक है। तो मूल कंसेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि मूल जो होता है वो अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, किसी भी सबस्टांस का अमाउंट होता है। जैसे देखिए एक यूनिट होता है किसी चीज को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब लेबोरेटरी में बहुत सारे साइंटिस्ट है ना, केमिकली रूप से है, लैब में है, साइंटिस्ट है, जब मेजर कर रहे थे बहुत सारे चीज को, है ना, केमिकल सबस्टांस को, तो उसमें बहुत सारे नंबर को है उन्होंने ये देखा कि किसी भी सबस्टांस में कितना अमाउंट में पार्टिकल्स, आयंस, मोलिक्यूल्स और भी अदर सबस्टांस है वो कितना अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। उसको किस तरीके से हम लोग मेजर करेंगे, तो उसको है केमिस्ट लोग है जो कि उसको मोल के फॉर्म में मेजर करते हैं। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे सामान को, ऑब्जेक्ट को, सबस्टांस को है वाई करते हैं, तो उस केसेस में हम लोग देखते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए हम लोग गए मार्केट में और बोल दिए कि 1 डजन हम लोग को हमें बनाना दे दीजिए, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट होते हैं या 12 पीसेस होते हैं। तो एक दर्जन में 12 बनाना होती है। अगर आपको बोला जाए 1 पेयर, तो 1 पेयर में 2 पीस होती है, कुछ भी ले लीजिए, 1 पेयर में 2 पीसेस होती है, तो ये एक यूनिट है। 1 ग्रुस इज इक्वल टू 144 यूनिट होती है एंड 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स होती है। तो किसी भी चीज को मेजर करने का एक यूनिट है। तो केमिस्ट्री में देखा जाए तो किसी भी हम लोग मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड को, कि उसमें कितने आयंस है, कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है या और भी अदर सबस्टांसेस उसमें मौजूद है, उसको किस तरीके से है साइंटिस्ट मेजर करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक कंसेप्ट दिया जिसको बोलते हैं मूल कंसेप्ट बोलते हैं। मूल कंसेप्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए हम लोग उसको पहले डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम उसको समझाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हम लोग मोल कंसेप्ट, है ना। मोल कंसेप्ट है क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मोल कंसेप्ट, ए मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सबस्टांस that contains as many entities। देखिए ये वाला है पॉइंट है, इसमें कंसेप्ट है। मेनी इंटेंटिटीज का मतलब हो गया कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। मेनी इंटेंटिटीज का मतलब हो गया कि उसमें है आयंस के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी फॉर्म में पाए जा सकते हैं, पार्टिकल्स के भी फॉर्म में पाए जाते हैं और भी अदर सबस्टांस के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू सम कुछ आयंस भी हो सकता है, 1 मोल इज इक्वल टू कुछ एटम्स भी हो सकता है, 1 मोल इज इक्वल टू कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं एंड 1 मोल इज इक्वल टू इतने आपका अदर सबस्टांस भी हो सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एटम्स लिख सकते हैं, एटम भी हो सकता है, आपका आयंस हो सकता है, आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड अदर पार्टिकल्स बोल सकते हैं इसमें। तो इसमें मोल कंसेप्ट में क्या है कि अमाउंट ऑफ सबस्टांस, है ना, सबस्टांस का अमाउंट होता है यानी कि मात्रा होता है जो
1 मोल में है आयंस के फॉर्म में पाया जाता है। ये देखिए आपके एटम्स के फॉर्म में पाया जा सकता है। तो यहाँ पे मेनी इंटेंसिटीज एक टर्म आया है जो एटम्स के लिए, आयंस के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए एंड अदर पार्टिकल्स के लिए आया है। तो 1 मोल में है एटम्स भी पाए जाते, इतना एटम्स हो सकता है, इतने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं एंड और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। आपको पता है कि एक एटम्स में, है ना, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक एटम्स में प्रोटॉन, एक एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकता है और इलेक्ट्रॉन है इसके है ऑर्बिट में मूव करता है। जनरली देखा जाए तो एटम्स का जो एटॉमिक मास होता है वो डिपेंड करता है किस पे, प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास। ओके, किसी भी एटम्स में है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है न्यूक्लियस में और उस एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है वो मेनली रूप से डिपेंड करता है उसके प्रोटॉन के मासेस पे डिपेंड करता है। प्रोटॉन का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन के मासेस के है जो कि इक्वल होता है। प्रोटॉन का मासेस है जो इक्वल होता है न्यूट्रॉन के मासेस के, और इलेक्ट्रॉन का जो मासेस होता है वो नेग्लिजिबल अमाउंट माना जाता है। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन देखा जाए तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होती है, -24 ग्राम होती है। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन के कितने होते हैं, 1/37 टाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, 1/30, यानी कि 1/1837 टाइम्स है जो कि लेस होता है। देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है। तो किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास जो होता है वो मेनली रूप से डिपेंड करता है मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू, इसमें अगर कार्बन की बात बोला जाए तो कार्बन हमारे नेचर में कार्बन के 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, C12, C13 एंड C14 पाए जाते हैं। जनरली बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे नेचर में C12 पाए जाते हैं और C12 पाए जाते हैं, इसीलिए किसी भी एलिमेंट का जो मासेस होता है वो कार्बन 12 के मासेस से ही कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन 12 के मासेस से कंपैरिजन करते हैं। किसी भी एलिमेंट के मासेस को जब हम निकालते हैं तो 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम से कंपैरिजन करते हैं। हमारे नेचर में बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भी पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, बट साइंटिफिकली देखा गया कि कार्बन जो है वो सूटेबल होते हैं किसी भी एलिमेंट के मासेस को फाइंड आउट करने के लिए। तो किसी भी एलिमेंट के मासेस जो है फाइंड आउट करना है तो हम लोग कार्बन के 12 एटम से है उसको कंपैरिजन करते हैं। तो कार्बन के 12 एटम से कंपैरिजन करते हैं तो कार्बन 12 जो है वो ज्यादा है सूटेबल था, इसीलिए किसी भी एलिमेंट के मासेस को है जो कि फाइंड आउट करते हैं। तो कार्बन में 6 कितने होते हैं, मतलब है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ओवरऑल 6 कितने हो जाएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, 6 मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएंगे, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होते हैं
इक्वल होती है ना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इक्वल होता है किसके, तो न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हो गया क्या, 12 मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, यहाँ पे ये देखिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो -24 ग्राम होते हैं। तो अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये हो गया हमारा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा ये आ गया। अब ये हमारा आ गया 12। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 यानी कि 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आप इसको लिख सकते हो मास ऑफ 1 कार्बन एटम। मतलब इसको हम उलट कर करके लिख दिए इसको, यानी कि देखिए मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू इतना, तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, यानी कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू इतना, या इतना मास इज इक्वल टू 1, मतलब इतना मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम हो सकता है। मतलब अगर हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 भी तो लिख सकते हैं ना। तो इतना ग्राम मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इतना ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 एटम है, तो क्या 1 ग्राम लिख सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसको लिख सकते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू इतना बाय इतना लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड से, यानी कि 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इतना लिख सकते हैं। अब जब 1 ग्राम है तो क्या आप 12 ग्राम इज इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, तो मास यहाँ पे देखिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अपॉन 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इसको 1 अपॉन मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, तो 1 कार्बन का निकाल रहे हैं आप, 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 और इंटू क्या लिख सकते हैं हम इसको 12, ये 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया। अब इसको आप 12 से 12 कैंसिल आउट करोगे तो 12 ग्राम इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, 1 अपॉन 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आएंगे। 12 ग्राम इज इक्वल टू आपको ओवरऑल आएंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम। क्या आ जाएंगे, 23 ग्राम आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये हमारा आ गया, क्या आ गया, 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम आ गया, यानी कि 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम आ गए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यानी 12 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा आ गया 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम आ गए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम आएंगे, क्योंकि -24 है, ऊपर जाएंगे तो 23 आएंगे, माइनस में था तो वो क्या होंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ग्राम आएंगी। और 12 ग्राम इज इक्वल टू ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 12 ग्राम इज इक्वल टू होते हैं 1 मोल, यानी ये जो है आपको 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, 23 होते हैं। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे ये क्या आ गए,
12 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसके ये किसके इक्वल है, 1 मोल की इक्वल है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम हो सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन की जो 12 ग्राम जो है मास ऑफ 12 ग्राम इज इक्वल टू कितने होते हैं, 1 मोल होते हैं। और 1 मोल में जो होते हैं वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। ये पार्टिकल्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और भी अदर पार्टिकल्स हो सकते हैं। ओके, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स तो भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। ओके, और यहां पे अगर बोला जाए 1 मोल ऑफ H2SO4 molecules is equal to 6.22 into 10 to the power 3 molecules। आगे और भी बोल सकते हो। इसी तरीके से 1 मोल में अगर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, एटम पूछ रहा है तो एटम्स के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, आयंस पूछ रहा है तो आयंस के फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, एटम पूछ रहा है तो एटम्स यहाँ पे लिए हैं, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स लिए हैं। यानी 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। हाइड्रोजन के एटम में एक कितने मोल होंगे, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन के एटम्स में 1 मोल इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो H2SO4 के 1 मोल में H2SO4 के मॉलिक्यूल्स के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होगा। ओके, तो जहां पे हम लोग एटम्स ले रहे हैं वहां पे एटम्स लेंगे, मॉलिक्यूल्स बोल रहा है मोल को ही मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बोल रहा है तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, H2SO4 के मॉलिक्यूल्स बोल रहा है मोल तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लेंगे। यानी जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे हम लोग लेंगे यहाँ पे। ओके, एटॉमिक मास पढ़ लेते हैं। इसको रिलेटिव मास भी बोलते हैं। एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव मास बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास को रिलेटिव मास इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम किसी भी एटम्स का एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो हम लोग किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के 1/12 पार्ट के मास से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, कार्बन के 1/12 पार्ट के मास से कंपैरिजन कर रहे हैं। इसीलिए किसी न किसी से हम लोग रिलेट कर करके किसी दूसरे एलिमेंट के मास को फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे एटॉमिक मास को हम लोग रिलेटिव मास क्यों बोलते हैं ये आपको पता हो गया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ओके, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ए नंबर indicates how many times the mass of an atom of an element is heavier in comparison to 1/12 parts of
1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम। किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर लिए एटॉमिक मास को? इट इज डिफाइंड एज ए नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर इन कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एक नंबर होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो इंडिकेट ये करता है कि कार्बन एटम के मास से कितना कम, कितना मतलब हैवियर है और कितना हैवियर नहीं है। ये हम इससे डिफाइन कर करके पता कर लिए एटॉमिक मास को। ओके, तो ये होता है कि कार्बन 12 मास ऑफ कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से किसी दूसरे एलिमेंट के, एक एलिमेंट के मास, एटम्स के मास जो है वो कितना हैवियर है, किसके कंपैरिजन में? तो मास ऑफ कार्बन 12 के कंपैरिजन में। ओके, अब एटॉमिक मास यूनिट देखते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU बोलते हैं, AMU बोलते हैं। ओके, AMU बोलते हैं, बट नाउ ए डेज हम लोग यू बोलते, यू से डिनोट करते हैं। पहले हम लोग AMU बोलते थे, बट अब हम लोग यू बोलते हैं, यानी 12U, 13U, 14U, 16U। यू मीन्स होता है यूनिफाइड मास, बट AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हम लोग AMU को, यानी देखा जाए तो AMU को है रिप्लेस कर दिया गया है और उसके जगह पे अब U लिखा जाता है, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास होता है। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, यानी कि देखिए एटॉमिक मास को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 AMU, 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये होता है। यानी कि 1 AMU इक्वल टू होता है 1 AMU इक्वल टू होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये पता होना चाहिए आपको, अभी मैं बताया पीछे कि हर एक एटम से प्रोटॉन, हर एक एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जो बताएं आपको 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होती है। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या होगा 6, क्या 6 है। यहाँ पे हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6 प्रोटॉन प्लस 6, या 6 मास ऑफ प्रोटॉन लिख सकते हैं, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओवरऑल आ जाएगा 12 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएंगे -24 ग्राम हो जाएंगे। और 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो देखिए यहाँ पे 1/12 इंटू ये क्या है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। देखिए मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू हो गया क्या 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम हो गए। ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि कार्बन के क्या हो गया मास ऑफ 1, यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास इतना आया, और इतना इसका वैल्यू आप इतना लिख सकते हो। तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इतना लिख सकते हो। और ये आ गया, क्या आ गया, तो 12 को 12 से कैंसिल कर सकते हैं। 1 AMU इक्वल टू आ गए क्या
1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गए। ओके, तो 1 AMU इक्वल टू क्या आ गए? 1 AMU इक्वल टू आ गए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गए। तो आपको एटॉमिक मास भी पता हो गया, एटॉमिक मास यूनिट भी पता हो गया, जिसको हम लोग AMU बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ग्राम एटॉमिक मास क्या है। जब हम पढ़े, यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मास के बारे में, तो एटॉमिक मास के बारे में पढ़े, एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़े। अब यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास हम लोग उसको बोलते हैं जब एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तब हम उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। ओके, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें? ग्राम में, तो वो जो वैल्यू हो जाता है वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। ओके, इसको डिफाइन आप कैसे करोगे? इसको डिफाइन आप करोगे ग्राम एटॉमिक मास। ओके, ग्राम एटॉमिक मास, इसको GAM बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? व्हेन ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन element expressed in gram, then the value becomes gram atomic mass। ओके, तो जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम में, तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाता है वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। आप एटॉमिक मास को किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को निकाल रहे थे 12 AMU, 13 AMU, 14 AMU, उसको AMU को रिप्लेस कर करके आप 12 ग्राम लिखेंगे, 13 ग्राम लिखेंगे, 14 ग्राम लिखेंगे। बट ये ध्यान आप देंगे कि देखिए यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास बोला जा रहा है, तो यहाँ पे किसी एटम्स का मास निकाल रहे हैं हम। ध्यान देंगे, एटम्स का मास अलग होता है, मॉलिक्यूल्स का मास अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास निकाल रहे हैं हम। अब निकालेंगे मोलिक्यूलर मास निकालेंगे, जिसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं। ओके, ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम भी लिख सकते हो। मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम लिख सकते हो, 1 मोल ऑफ एटम। या ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी लिख सकते हो। ओके, और भी लिख सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्या लिख सकते हो? ऑक्सीजन एटम। यानी कि ग्राम एटॉमिक मास जो होगा वो मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, और मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू क्या हो सकते हैं? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम हो सकते हैं।
अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास, ओके। एटॉमिक मास पढ़ लिए, मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास भी वही होता है कि क्या होता है, मतलब है कि हम फिर है कार्बन 12 के मास से हम लोग 1/12 पास से कंपैरिजन करते हैं, ओके। तो इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज डिफाइंड एज ए number indicates how many times mass of one molecules of substance, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सबस्टांस। तो नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांस इज हेवियर इन comparison to 1/12 part of mass of one कार्बन 12 एटम, ओके। यहाँ पर भी वही बात है, क्योंकि मोलिक्यूल्स और एटम दोनों जो होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे थे, है ना, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मोलिक्यूलर मास भी देखेंगे कि ये जो होता है इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ए नंबर इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन मोलिक्यूल्स ऑफ सबस्टांस, किसी भी सबस्टांस के वन मोलिक्यूल्स के मास है किसके कंपैरिजन में, तो कार्बन 12 के मास के 1/12 के कंपैरिजन में कितना हैवियर है, वही है क्या कहलाता है, मोलिक्यूलर मास कहलाता है। फिर वही बात है, अगर देखा जाए तो ग्राम मोलिक्यूलर मास वही हो जाएगा यहाँ पे कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू को, है ना, जब न्यूमेरिकल वैल्यू को व्हेन ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ molecular mass of a substance is expressed in gram, then the value becomes gram molecular मास हो गया। जो भी आप मोलिक्यूलर मास निकालते हो, है ना, जो भी आप मोलिक्यूलर मास निकालते हो, अगर मोलिक्यूलर मास को आप ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिक्यूलर मास बोलेंगे, ग्राम मोलिक्यूलर मास। तो जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को किसी भी, है ना, जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू को बोल सकते हैं हम लोग, व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ molecular mass of a substance is expressed in gram, then the value becomes gram molecular mass, ओके। मोलिक्यूलर मास को भी हम लोग यू से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, किसको, मोलिक्यूलर मास को। तो मोलिक्यूलर मास को यू से डिनोट करते हैं। अगर ग्राम मोलिक्यूलर मास लिखेंगे तो यू को रिप्लेस कर करके हम लोग वहां पे जी लगाएंगे। तो जब जी लग जाएगा, फाइनली ओवरऑल वैल्यू में जी लग जाएगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिक्यूलर मास, ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिक्यूलर मास। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे,
देख लेते थोड़ा। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ग्राम मोलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ओके, H2SO4 के 1 मोलिक्यूल्स कब बोल रहा है? 1 ग्राम, यानी ग्राम मोलिकुलर मास को हम लोग किस चीज में डिनोट कर दिए? 1 ग्राम में। दूसरा हम लोग ये लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। यानी कि देखा जाए तो हम लोग मोलिकुलर मास को किस चीज में डिनोट करना है हमको? तो ग्राम में हमको डिनोट करना है। ठीक है, अब लोग एटोमिसिटी देख लेते हैं। ठीक है, एटोमिसिटी क्या होता है? टोटल नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ molecules of elementary substance is called एटोमिसिटी होता है। ठीक, किसी भी मोलिक्यूल्स में कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है उसका वही एटोमिसिटी कहलाता है। अगर देखा जाए तो H2 में एटोमिसिटी क्या हो जाएंगे? H2 में एटोमिसिटी अगर बात बोला जाए तो 2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, किसी भी मोलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्री सबस्टेंस में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वही उसका एटोमिसिटी कहलाता है। हाइड्रोजन में 2 एटम्स है तो इसका एटोमिसिटी 2 हो गया। आपके वाटर में अगर वाटर की अगर बात बोला जाए तो इसका एटोमिसिटी कितना हो गया? 2 + 1 इज इक्वल टू कितने हो गए? 3 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो इस H2O मोलिक्यूल्स के कितने एटोमिसिटी हो गए? 3 हो गए। अगर N2 की अगर बात बोला जाए तो N2 में देखिए कितने एटम्स है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 हैं, इसका एटोमिसिटी 2 हो गया। अगर सपोज मान लीजिए O2 की अगर बात बोला जाए तो O2 में देखिए नंबर्स ऑफ एटम कितने? 2 है, इसका भी एटोमिसिटी 2 हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4। अगर H2SO4 की एटोमिसिटी देखा जाए तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं। सल्फर कितने हैं? 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। तो ऑक्सीजन 4 है तो ओवरऑल कितने हो गए? 7, यानी कि 7 इसका एटोमिसिटी आ गया। HCl की अगर देखा जाए तो HCl में देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। क्लोरीन कितने हैं? 1 है, इसके एटोमिसिटी कितने हो गए? 2 हो गए। NH3 में अगर देख लेते हैं, NH3 में तो नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो इसके एटोमिसिटी कितने हो गए? 3 और +1 यानी कि 4 हो गए। अगर देखा जाए NH4 में नाइट्रोजन 1, हाइड्रोजन 4, ओवरऑल एटोमिसिटी 4 + 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो एटोमिसिटी उसको बोलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड में कितने टोटल्स नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। तो ये पढ़ते हैं कि शुरू में मैं आपको बताया था मोल्स कंसेप्ट के बारे में। अब हम लोग है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी एटम्स में कितने नंबर्स ऑफ मोल्स है उसको फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग कंडीशन है। ओके, तो अलग अलग कंडीशन है मीन्स फॉर्मूले अलग अलग है उसके मोल्स को निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, एटम्स में। उसके फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, है ना। फॉर्मूला टू
गेट मोल। ओके, हम लोग मोल्स को गेट करने के लिए मतलब है ऑब्टेन करने के लिए हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर्स ऑफ मोल्स अगर हमको निकालना है और अगर है आपको दिया हुआ है वेट दिया हुआ है तो गिवन मास या गिवन मास। ओके, और किस में, ग्राम में, और क्या लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे। ये एक फॉर्मूला होते हैं। दूसरा होते हैं आप देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स अगर दिया रहे तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स अगर निकालेंगे, ठीक है, तो नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स अगर निकालेंगे तो हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम लोग लिख देंगे नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन Na। ओके, एक चीज हम बोलना भूल गए थे आपको, ये जो आपको 1 मोल इज इक्वल टू जो था बताना आपको भूल गए थे। यहाँ पे देखिए 1 मोल इज इक्वल टू था वो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 थे। क्या आयंस हो सकता है, पार्टिकल्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं एवोगेड्रो कांस्टेंट, एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं, एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही है एवोगेड्रो नंबर दिया था, क्योंकि इन्होंने एक है जब बहुत सारे केमिकल्स में या बहुत सारे सबस्टांस में कितने नंबर्स ऑफ मोल होते हैं, नहीं होते हैं, इसको उन्होंने ये बताया कि बहुत ज्यादा नंबर्स में है जो कि पाए जा रहे थे। तो उसको शॉर्ट वे में है ना, शॉर्ट वे में है वो इस तरीके से है कॉम्प्रेस कर करके लिखे थे और उस नंबर को इन्होंने बताया था एवोगेड्रो नंबर, क्योंकि एवोगेड्रो एक साइंटिस्ट थे और एवोगेड्रो लॉ दिए थे और एवोगेड्रो में लॉ में उन्होंने ये बताया था कि अगर हम लोग डिफरेंट गैस को अगर सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अगर हम लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, तो उस गैस का जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेम होते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, एवोगेड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिए थे और उस लॉ में इन्होंने ये बताया था कि अगर हम लोग सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अगर इक्वल वॉल्यूम लेते हैं किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं तो उसके जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एवोगेड्रो ने ये इसको क्या नाम दिया, एवोगेड्रो नंबर इसको हम लोग बोलते हैं। और एवोगेड्रो नंबर को है एन और ए सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एवोगेड्रो नंबर है जिनके ऑनर में सम्मान में है एवोगेड्रो दिया गया, ठीक है, और इसको क्या बोला गया, एवोगेड्रो नंबर बोला गया। एवोगेड्रो कांस्टेंट अलग होता है, वो मोल पर मोल होता है। एवोगेड्रो कांस्टेंट और एवोगेड्रो नंबर है। एवोगेड्रो नंबर इस नंबर्स को एवोगेड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Na से। और एवोगेड्रो कांस्टेंट अलग होता है, वो किसी भी सबस्टांस में नंबर्स पर मोल होता है, तो वो एवोगेड्रो कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो अब ये देखिए नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स है ना, नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ मोल्स अपॉन Na हो गया। थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू जो होता है क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, यानी जो दिया रहेगा उसी से कंपैरिजन करेंगे। एटम्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, Na लिखें, अपॉन Na से डिवाइड करेंगे।
और एनएस और ऊपर गिवन मास है, मास जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, तो गिवन मास है ग्राम में और मोलर मास है, तो मास जो दिया होगा उस मॉलिक्यूल्स और उस कंपाउंड के टोटल यानी मोलर मास से कंपैरिजन करेंगे। ओके, अब फोर्थ नंबर में हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एट एसटीपी। गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम एसटीपी 22.4 लीटर, ये हो गया। ओके, तो ये हो गए आपका एक फॉर्मूले, दूसरे फॉर्मूले ये हो गए। ओके, फिफ्थ में लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ particles is equal to number of particles upon Na। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो ये 1 2 3 4 5 ये फॉर्मूले होते हैं। इसमें आप लीटर में लिख सकते हो, आप इसको लीटर में लिखेंगे। टेम्परेचर जो होगा वो 273.15 यहाँ पे केल्विन लिख सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर जो होगा वो 1 atm होगा। नंबर्स ऑफ मोल किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जब पार्टिकल्स के दिया रहेगा तो हम लोग किस तरीके से नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करेंगे। अगर है आपका मास दिया रहेगा तो किस तरीके से हम लोग है नंबर्स ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको गैस का नंबर्स ऑफ मोल्स निकालना है तो किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, है ना, गिवन वॉल्यूम लीटर में और फिर आपका 22.4 लीटर में। इससे कुछ डेरिवेशन भी होता है, बट आपको डेरिवेशन वहां पे पढ़ना नहीं है, आपको बस इतना याद रखिए फॉर्मूले, है ना। तो जो भी आपको दिया रहेगा, अगर एटम्स के फॉर्म में दिया रहेगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में दिया रहेगा और मास के फॉर्म में दिया रहेगा, वो भी ग्राम में, यहाँ पे याद रखिए, ध्यान देंगे कि मास जो होगा वो ग्राम में होगा और यहाँ पे वॉल्यूम जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर आप नंबर्स ऑफ मोल निकाल लेते हैं। ओके, तो चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोइचियोमेट्री के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, ठीक है।